ठीक है। नमस्कार साथियों, एमर्स क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद, हमारी जो संसद है उसके बारे में जानेंगे कि भारत की संसद के शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, संसद कैसे तो बनती है और क्या काम है संसद का हमारे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। संसद, हमारे भारत की जो संसद है उसका सबसे पहले बात तो आती है कि हमारी भारत संसद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है, हमारे भारत की जो संविधान है उसका जो उनका जो कौन से अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख मिलता है। संसद का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख हमें मिलता है। भाग पूछ लिया जाए कौन से भाग में, तो भाग आ जाता है 5। ये क्या है? भाग। ठीक है, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79, 79 और भाग 5 में मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब जो बात आती है वो देखो कि संसद का जो निर्माण है, भारतीय संसद कैसे बनती है, कौन कौन किस किस से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारतीय संसद जो हमारी संसद है उसका जो निर्माण है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है, ये संसद है हमारी। अब इस संसद में कौन कौन हिस्सा लेंगे तो ये हमारी संसद पूरी होगी। ठीक है, कौन कौन इसे मिलकर बनाएंगे, तो एक भाग होता है इसका लोकसभा का, एक इसमें होती है कौन? लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, और एक होता है इसमें कौन सी? राज्यसभा। ठीक है, और एक भाग जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। किसका होता है? राष्ट्रपति का। इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। अब यहां पर बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों को मिलाकर ये बन सकती है, तो राष्ट्रपति को इसमें क्यों लिया गया? ये अकेले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति को क्यों लिया गया? ये पद क्यों लिया गया संसद में? इसके क्या आवश्यकता है कि संसद में से लिया गया है संसद बनाने के लिए? ठीक है, तो संसद जो है उसका निर्माण के लिए राष्ट्रपति का पद होना एक बेहद बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी विधेयक जो होता है वो लोकसभा में लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, ठीक है, विधेयक होता है कानून। ठीक है, कोई भी विधेयक है उसको सबसे पहले किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, और दोनों सदनों में यदि वो विधेयक पास हो जाता है, पारित हो जाता है, दोनों सदन उसे बराबर बहुमत के द्वारा या अपने उनकी राय के द्वारा उनकी सदनों के सदस्य जो हैं उसको पारित कर देते हैं, दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो वह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक जो है वो कानून का रूप लेता है। ठीक, किसका रूप लेता है? कानून का रूप लेता है। तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह क्या बनता है? विधेयक कानून का रूप लेता है। इसी आधार पर, ठीक है, यहां से विधेयक पास होता है इन दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के पास आता है वह विधेयक, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तभी यह विधेयक कानून का रूप लेता है। ठीक है, तो कानून समझने इस बात को बहुत ही अच्छी बात है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मुख्य भागीदारिता होने के कारण राष्ट्रपति के पद को इस संसद में लिया गया है। जो राष्ट्रपति का पद है उसको किस लिए लिया गया है? कानून निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी होने के कारण।
कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति की मुख्य भागीदारीता होती है। वह कानून जब उसके पास जाता है तो राष्ट्रपति उसमें उसको देखता है, उसके बाद ही उसको मतलब वह हस्ताक्षर करता है, वह कानून का रूप लेता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद। तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को संसद में इसलिए लिया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मुख्य भागीदारी होती है। इस कारण से राष्ट्रपति को संसद में लिया गया है। तो ये तो हमने बात कर ली थी कि संसद जो है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, और संसद का निर्माण जो है वो कैसे होता है, किस किस से मिलकर होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, और जो राष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्रपति का पद इसमें क्यों लिया गया है। तो ये हमने यहाँ तक बात कर ली। आगे जो मैं बात करने वाला हूँ देखो वो, अब हम भारतीय संसद की बात करेंगे। ये भी हम संसद की बात थी। देखो भारत में जो संसद है, ठीक है, भारत में जो संसद भवन है उसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के टाइम पे बनवाया गया था। ये सब जानते हैं इस बात को कि अंग्रेज हमारे देश पर कम से कम 200 साल शासन किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और भारत का जो संसद भवन है वह अंग्रेजों के टाइम पे बनवाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। जिस संसद भवन में आज हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती है वहाँ से, वह जो संसद भवन है अंग्रेजों के टाइम पे बनवाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे बनवाया गया था संसद भवन है। इस संसद भवन का निर्माण कार्य, बात पूछ ली जाए निर्माण कब हुआ था, जो वर्तमान संसद भवन है इसका निर्माण कब हुआ था। वर्तमान जो संसद भवन है इसका निर्माण हुआ था 1921 में। इसका निर्माण क्या हुआ था, बनना शुरू हुआ था, ठीक है। निर्माण इसका कब हुआ था, 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था। और 18 जनवरी 1928 को, कब, 18 जनवरी 1928 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था, 18 जनवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था मेरे दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। यहां तक बात क्लियर। देखो हमारे भारत की जो संसद भवन है, भारत का जो संसद भवन है, ये अंग्रेजों के टाइम पे बनवाया गया था या अंग्रेजों के द्वारा ही ये बनवाया गया था। जिस संसद भवन में आज हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, ठीक है। इस संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू जो हुआ था वह 1921 में हुआ था और इस संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1928 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड इरविन जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके द्वारा हमारी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बात आती है कि वास्तुकार की, जैसे ताजमहल के वास्तुकार का नाम सुना होगा आपने, वैसे ही बात आती है संसद भवन की, ठीक है। हमारी जो भारतीय संसद है इसका वास्तुकार कौन था, यानी इसका जो डिजाइन था वो तैयार किसने किया था, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी एक नंबर में कि भारत की संसद भवन का वास्तुकार कौन है, ठीक है। तो भारतीय संसद भवन का जो वास्तुकार है उसका वो 2 व्यक्ति थे। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, ठीक है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं इसका, ठीक है। निर्माण कब हुआ था, 1921 को शुरू हुआ था, 18 जनवरी 1928 का उसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, इरविन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। उन्नीस में शुरू हुआ था, 1928 में इसका उद्घाटन हुआ था, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और ये किन के द्वारा बनवाया गया था, सबको ही पता है, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय संसद की जो वास्तुकार है वो कौन थे, 2 व्यक्ति थे दोस्तों, मैं नाम बता दूं आपको। एक का नाम था
एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, ठीक है। एक तो थे कौन, एडविन लुटियंस, लूट लिया, लुटियंस, एक तो ये थे, ठीक है। और एक का नाम था हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। ये हमारी जो भारतीय संसद है, भारत की संसद है, उनके डिजाइनर है भाई साहब। कौन कौन, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने भारत की संसद का डिजाइन तैयार किया, भारत की संसद का वास्तुकार कहा जाता है इन्हें, इन दोनों ने ही, ठीक है। सॉरी, इसको हटा देना, एडविन लुटियंस। देखो, जो भारत का जो इंडिया गेट है, ठीक है, भारत का जो इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, उसका जो मतलब वास्तुकार है वो भी कौन है, वह भी एडविन लुटियंस है। कौन है, एडविन लुटियंस। और भारत की संसद की यदि पूछी जाए कि भारत का संसद का वास्तुकार कौन है, तो भारत की संसद का जो वास्तुकार है वह कौन है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है एडविन लुटियंस, और इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस, ठीक है। बात क्लियर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। मैं इनको यहाँ पर हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है संसद की। अब संसद में कुछ और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं संसद में, ठीक है। संसद में एक सत्रों की यदि हम बात करें, सत्रों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो संसद में एक वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है। कितने सत्रों, एक वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है दोस्तों। कितनों का, 3 सत्रों का आयोजन होता है, आयोजन, ठीक है। 3 सत्रों का आयोजन होता है एक वर्ष में, ठीक है। कौन कौन से हैं तीनों सत्र, एक तो होता है भाई बजट सत्र, बजट सत्र, बजट। नंबर 2 मानसूनी सत्र, मानसूनी सत्र। नंबर 3 शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। संसद में एक वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन होता है, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब बात आती है ये कब से कब तक होता है, बजट सत्र कब से कब तक होता है। तो बजट सत्र की मैं बात करूं तो ये बजट सत्र होता है फरवरी से और मई के बीच में, फरवरी से लेकर मई तक। बजट सत्र का कब से कब तक होता है, फरवरी से मई तक। अब हम बात करें इसकी तो ये कब से कब, ये मानसूनी सत्र कब से कब तक होता है, जुलाई से अगस्त तक, सितंबर तक, सॉरी, जुलाई से सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक। शीतकालीन सत्र ये कब से कब तक होता है, ये होता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है। तीनों सत्र हो गए, कब से कब तक होते हैं ये भी हो गया। अब बात आती है कि एक वर्ष में कितने सत्र होना जरूरी है, कितने सत्रों की होना बाध्यता है, कि एक वर्ष में भाई इतने सत्र तो होने ही चाहिए। 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में संसद में, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि एक वर्ष में मिनिमम कम से कम इतने सत्रों का होना तो जरूरी है। तो मेरे भाई मैं इसके लिए आपको बता दूं कि 2 सत्र, कितने सत्र, 2 सत्रों का होना एक वर्ष में का होना आवश्यक है। 2 का तो होना आवश्यक ही है, बाकी एक हो या मत हो, ठीक है। 2 सत्रों का होना ही आवश्यक है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 6 माह का क्या पाया जाता है, अंतराल,
दोनों सत्रों को 6-6 माह के अंतराल में करा सकते हैं। वैसे होने तो 3 चाहिए, एक वर्ष में होते तो 3 है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन भाई कितने होने जरूरी है, इतनों की तो बाध्यता है कि इतने तो होने ही चाहिए। तो 2 सत्र तो होने ही चाहिए, 2 सत्रों की बाध्यता है। सत्रों का होना, 2 सत्रों का होना तो आवश्यक ही है। इनके बीच में 6 माह का अंतराल हो, 6 माह के अंतराल के अंदर अंदर इनका आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बात क्या आती है दूसरी, ठीक है, ये बात आपके सामने क्लियर यहाँ तक कि सत्रों का आयोजन कितना हो, मतलब एक वर्ष में कितनी बार होता है, कितने होने चाहिए, और ठीक है, और कौन सा सत्र कब होता है कब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक। अब बात क्या आती है, संसद में जो सत्र होते हैं इनको बुलाता कौन है, आमंत्रित कौन करता है इनको कि भाई आओ सत्रों। तो आपकी बात को मैं साफ कर देता हूं, इस बात को कि संसद में सत्रों को आहूत और सत्रावन करना ये कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संसद में सत्रों को कौन बुलाता है, संसद में सत्रों को कौन बुलाता है, भारत का संसद में सत्रों को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है भाई, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन 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 राष्ट्रपति बुलाता है, संसद में सत्रों को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, मतलब उनको ठीक है आहूत कर देता है। मैं देता हूं कि बुलाता है तो एक ऐसा हो जाएगा, आहूत करता है, आहूत करता है। ठीक है, आहूत करता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन बात क्या है यहां पर, किसके कहने पर करता है, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा भाई साहब, सिफारिश पर। ठीक है, संसद में सत्रों को आहूत करना, उनका सत्रावन करना भारत का राष्ट्रपति करता है। संसद में सत्रों को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वे खुद अपने स्व विवेक से नहीं बुला सकता। खुद अपने स्व विवेक से नहीं बुला सकता कौन, भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही वह उनको बुलाता है, किनको, संसद में सत्रों को। ठीक है, खुद अपने दिमाग से काम नहीं चला सकता, मन की भाई मैं बुला लूं जब चाहे जब मन का, ऐसा नहीं बोला सकता, उसको चाचा की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है यहां पर क्या कि संसद का सत्र अधिकतम, एक सत्र अधिकतम कितने समय तक चल सकता है। ठीक है, संसद का एक सत्र अधिकतम कितने दिनों तक चलेगा, इसका फैसला कौन करेगा कि भाई एक सत्र साल चलेगा, 2 साल चलेगा, महीना चलेगा, उसका फैसला कौन करेगा। आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो कि संसद में एक सत्र कितने दिन चलेगा या उसकी मतलब कब तक चलेगा, कब तक उसका समय है, इसका निर्णय भारत का प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। क्लियर बात कि एक सत्र कितने दिन चलेगा उसका निर्णय कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। आगे बढ़े। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे लंबा जो सत्र है
सबसे जो लंबा सत्र है, मैंने 3 सत्र बताए थे आपके सामने, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र, लेकिन सबसे लंबा जो सत्र है संसद का वो कौन सा है? बजट सत्र भाई साहब। कौन? बजट सत्र। अरे बजट सत्र कब से कब तक चलता है? ये बजट सत्र चलता है फरवरी से मई तक। FM नहीं, फरवरी से मई तक फरवरी से मई तक चलता है। कौन? बजट सत्र। ये सबसे लंबा सत्र संसद का। सबसे छोटा सत्र कौन सा है? सबसे छोटा सत्र। तो सबसे छोटा सत्र जो है वह है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है शीतकालीन सत्र भाई? शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है? शीतकालीन गलत लिख दिया यार। ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है नवंबर से दिसंबर, मात्र 1 महीना। ये ND नहीं है भाई, नवंबर से दिसंबर, वो फरवरी से मई तक। तो संसद का सबसे लंबा जो सत्र चलता है वह बजट सत्र चलता है फरवरी से मई तक, और सबसे छोटा सत्र जो है वह कौन सा है? ये शीतकालीन सत्र, जो कब से कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर तक। आगे बढ़े 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 बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या? बहुत ही मस्त टॉपिक है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। कि संसद में कानून कैसे बनता है भाई साहब? संसद तो हमने बना दी, अब कानून कैसे बनेगा इसमें? बात क्या हुई थी शुरू में? राष्ट्रपति को तो कानून के लिए लिया गया है, बोले कानून की निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी, मुख्य भागीदारी निभाने के लिए राष्ट्रपति को संसद में लिया गया है। तो अब कानून निर्माण प्रक्रिया पढ़ते हैं तो क्यों राष्ट्रपति का उसमें क्या योगदान आता है देखते हैं। ठीक है, संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया। भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? सबसे पहले तो बात ये आती है, भारत संसद जो है उसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? सबसे पहले बात आती है तो कहां से ली गई है? एक छोटा सा देश का नाम आता है मेरे भाई, उसका नाम आता है क्या? ब्रिटेन। ये भाई वही अंग्रेज हैं। कौन है? ब्रिटेन नाम आता है। इस ब्रिटेन से ली गई है भारत में कानून निर्माण भारतीय संसद में कानून निर्माण बनाने की जो प्रक्रिया है वह कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। बात क्लियर? अब बात सुनो, किसी भी विधेयक को, अब बात करते हैं सिर्फ कानून कैसे बनता है। बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? वीडियो को रोक रोक कर देखना है एक बात को, ठीक है? किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है मेरे भाई। संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। इससे मेरा तात्पर्य इस बात से है कि संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जरूरी नहीं है कि उसको पहले लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए, ठीक है? तो कानून बनाने के लिए किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए सबसे पहले उसे संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है? संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। संसद में विधेयक पे कोई जो विधेयक जो है उसे कोई भी मंत्री ला सकता है। जो संसद है उसमें उस विधेयक को, भाई जो विधेयक मतलब कोई ला रहा है, कोई मंत्री ला रहा है या मतलब कोई सांसद ला रहा है, कोई भी उसे ला सकता है। कोई भी सांसद ला सकता है, कोई भी मंत्री उसे ला सकता है। किसको? विधेयक को, कि वो क्या कानून बनवाना चाह रहे हैं वो लोग, तो उसे कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में उसे ला सकता है। ठीक है बात? कोई भी मंत्री ला सकता है, कोई भी सांसद ला सकता है, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है भाई जी। और क्या अंतर है वो हम आप समझा देते हैं आपको। कि कोई मंत्री तो ले आएगा उसको विधेयक को, कोई सांसद भी ले आएगा, लेकिन इनमें एक अंतर है। और क्या अंतर है? अंतर यह है, यदि कोई मंत्री विधेयक लाता है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को,
कि यदि कोई मंत्री विधेयक लाता है तो वह विधेयक जो है सरकारी विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक। और यदि कोई सांसद विधेयक लाता है, यदि कोई सांसद विधेयक लाता है तो उसे कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, समझे बात को? कोई मंत्री यदि विधेयक लेके आएगा संसद में तो उसे हम कहेंगे सरकारी विधेयक। कोई सांसद यदि विधेयक लेकर आएगा तो उसे हम कहेंगे क्या? गैर सरकारी विधेयक। क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, गैर सरकारी विधेयक उसे क्या कहा जाता है यदि कोई सांसद उसे लाता है तो। अब ठीक है भाई, संसद में ले आए विधेयक को, लिख देता हूं यहां पर मैं। ठीक है, कोई भी मंत्री या सांसद उसे ला सकता है विधेयक को कोई भी मंत्री या सांसद ला सकता है। ठीक है, मंत्री लेकर आता है भाई, तो मंत्री लेकर आता क्या कहलाएगा? वह सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। अब कोई सांसद लिया तो उसे क्या, वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, बात क्लियर? बात कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के बाद उसका वाचन होता है। भाई जी, वाचन क्या होता है वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बता दिया है तो। ठीक है, कोई भी विधेयक है, उसको संसद में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने के बाद उसका क्या होता है? प्रथम वाचन होता है। क्या होता है? प्रथम वाचन होता है। ठीक है, उसे उस विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विधेयक का उसे प्रथम वाचन कहते हैं। किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के बाद उस विधेयक का वाचन होता है और उस वाचन को उस विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रथम वाचन होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह प्रथम वाचन लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में हो सकता है भाई, जिस सदन में मतलब उस विधेयक को लाया गया है वही होगा। ठीक है, यह प्रथम वाचन किसी भी सदन में हो सकता है। इसमें होता क्या है? जो विधेयक जो लाया जा रहा है, जो विधेयक है, जो कानून है वो लाया जा रहा है, जो विधेयक पे उस पर क्या होता है? उसके उद्देश्यों की चर्चा की जाती है इस पर, कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है इस विधेयक के, उसके उद्देश्यों पर उस पर सभी वहां पर चर्चा करते हैं। उसके उद्देश्यों की चर्चा की जाती है, उसको सदन में रखा जाता है, उस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कि इस विधेयक को लाया जा रहा है, तो उसमें वहां पर सबका वाचन होता है। उसमें यह होता है कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाने के, उसके उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है। यह प्रथम वाचन में होता है। ठीक है, क्या होता है प्रथम वाचन में? उस विधेयक के उद्देश्यों की चर्चा की जाती है। ठीक है, अब हो गया प्रथम वाचन। ठीक है, हो गया प्रथम वाचन। अब प्रथम वाचन होने के बाद क्या होता है? उसी विधेयक का दूसरा यानी द्वितीय वाचन होता है। प्रथम वाचन होने के बाद उस विधेयक का द्वितीय वाचन होता है। और द्वितीय वाचन में क्या होता है मेरे भाई, मैं बता दूं आपको, द्वितीय वाचन में होता है कि उस विधेयक के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के पास उसको भेजा जाता है। किसको? उस विधेयक को। वह समिति उस विधेयक की जांच करती है। क्या करती है? उस विधेयक की जांच करती है कि इसको लाया क्यों जा रहा है, इस विधेयक को, इसके उद्देश्य क्या है, उसकी क्या जरूरत है कि इस विधेयक को लाया जा रहा है।
वह समिति जांच करती है इसकी, किसकी, इस विधेयक की। किसमें, दूसरे वाचन में। प्रथम वाचन में उसके उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी, दूसरे वाचन में उसके उद्देश्यों की जांच की गई, उसके कानून, इस विधेयक की जांच की गई जांच समिति के द्वारा कि क्यों लाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसके। अब ठीक है, क्या, क्यों इसे लाया जा रहा है, क्या इसके उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं तीसरे वाचन। क्या होता है इसका तीसरा वाचन होता है। पहला वाचन हो गया, दूसरा वाचन हो गया, तीसरा वाचन होता है। तीसरे वाचन में क्या होता है, तीसरे वाचन में यह होता है मेरे भाई कि दोनों वाचन होने के बाद तीसरा वाचन होता है और इस वाचन में सदन के सदस्यों की राय जानी जाती है। क्या, जो सदन के सदस्य हैं उन सदस्यों की राय जानी जाती है, कि राय जानी जाती है यदि सदन के जो सदस्य होते हैं वो इस विधेयक के पक्ष में है कि ठीक है भाई इस कानून को लाया जाए, इसको पारित कर दो, या फिर वो विपक्ष में है कि इसका विरोध कर रहे हैं, वो कुछ सदस्य जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है। मतभेद पाया जाता है दोनों में। क्या पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ठीक है। देखो तीसरे वाचन में हम तीसरा वाचन पढ़ रहे हैं, तीसरे वाचन में ये होता है कि उस कानून को दोनों वाचन, प्रथम वाचन होने के बाद, दूसरा वाचन होने के बाद तीसरा वाचन होता है। तीसरे वाचन में यह होता है कि सदन के सदस्यों की राय जानी जाती है कि कितने लोग, कितने सदस्य इसके पक्ष में है इस विधेयक के और कितने सदस्य इसके विपक्ष में हैं, ठीक है, विपक्ष में है। यदि सभी ने कह दिया कि ठीक है इस कानून को बना दो तो वह कानून पारित हो जाएगा, और ठीक है, और कह दिया कि नहीं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसी तीसरे वाचन के द्वारा क्या होता है, मतदान कराया जाता है। क्या कराया जाता है, मतदान कराया जाता है। उतना मतदान कराया जाता है किसके लिए, उस विधेयक के लिए मतदान कराया जाता है। अब क्या होता है तीसरे वाचन में, देख, ठीक है, सदस्यों का मतदान कराया जाता है यदि जितना मतदान उस विधेयक को पारित होने के लिए चाहिए, ठीक है भाई, इतना मतदान यदि मिलता है तो विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है। तो उस विधेयक को अगले सदन में भेज दिया जाएगा, और नहीं मिलता है उतना बहुमत, उतना मतदान उसे नहीं मिलता है तो क्या होगा मेरे भाई, वह जो विधेयक है उसी सदन में रुक जाएगा, रद्द हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब उस विधेयक को दोबारा से पारित करवाने के लिए नए सिरे से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, दोबारा ही उस विधेयक को लाया जाएगा, संसद में प्रस्तुत करना पड़ेगा, सब वाचन वगैरह उसके होंगे, उस समय नहीं होगा। क्या कहा, ध्यान सुनना, दोबारा बता रहा हूं मैं। यदि बहुमत कराया जाता है, यदि सदस्यों की राय जो पक्ष और विपक्ष में होता है मतभेद पाया जाता है, दोनों की राय एक जैसी नहीं है, तो इस स्थिति में मतदान कराया जाता है। तीसरे वाचन की बात बता रहा हूं मैं, मतदान कराया जाता है दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, वो सॉरी उसके एक जिस सदन में विधेयक है उस सदन के सदस्यों का, भाई लोकसभा में है तो लोकसभा के सदस्यों का मतदान कराया जाएगा, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सदस्यों का मतदान कराया जाएगा, ठीक है। अब जितना बहुमत उस विधेयक को पास होने के लिए चाहिए, जितना बहुमत उस विधेयक को पारित होने के लिए चाहिए, उतना बहुमत यदि उसे मिलता है तो वह विधेयक उस सदन से दूसरे सदन में चला जाएगा। लोकसभा में है तो राज्यसभा में, राज्यसभा में तो लोकसभा में। यदि उतना बहुमत उसे नहीं मिलता है तो वह विधेयक उसी समय वहीं उस सदन में ही रुक जाएगा, ठीक है, उस सदन में ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब उस विधेयक को दोबारा कानून बनाने के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, आगे बढ़े। मैंने बताया कि कानून बनाने के लिए किसी भी विधेयक को, किसी भी संसदन, कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब ठीक है, पहले सदन में विधेयक पास, अब देखो, अब यहां से सुनना बात, पहले सदन में विधेयक पास हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार।
जो वो था विधेयक था वह पारित हो गया किससे? पहले सदन से। पहले सदन से पास हो गया भाई साहब हमारा विधेयक। फिर आता है दूसरे सदन में, नंबर 2, सदन नंबर 2, दूसरे सदन में। अब ये बहुमत के द्वारा पास हुआ है या फिर उन सदस्यों की राय की वजह से पास हुआ है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमने वो उसकी जो जाननी थी वो बात है वो हमने जान ली। अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज करो, मान के चलो कि यदि पहले सदन से, ठीक है, विधेयक पास हो गया, विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया। विधेयक पारित हो गया, पारित होने के बाद दूसरे सदन में आ गया, दूसरे सदन में आ गया, ठीक है, इसमें आ गया दूसरे सदन में। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर भी वही होगा जो पहले सदन में हुआ था। इसका पहला वाचन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था? पहला वाचन हुआ था, वाचन हुआ था इसका प्रथम वाचन, फिर इसका दूसरा वाचन हुआ था, फिर तीसरा वाचन हुआ था। पहले सदन में भी इसका 3 वाचन हुए थे, प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। अब यहां से पहले सदन से वह विधेयक पास होने के बाद, पारित होने के बाद दूसरे सदन में आता है और दूसरे सदन में ही वही प्रक्रिया होगी जो पहले सदन में हुई थी। वही इसका प्रथम वाचन होगा, यानी उसके उद्देश्यों की मतलब वो जो वगैरह हमें बताई थी वही बातें होंगी। प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा और तीसरा वाचन होगा। क्या होगा? 3 वाचन होंगे उसमें, ठीक है। अब तीनों वाचन होने के बाद क्या होगा? वह जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति के पास में कुछ शक्तियां हैं जो उस विधेयक को रोक सकती हैं। उनकी बातें हम आगे करेंगे, आगे क्लासें भी आएंगी, जल्दी हम वो वीडियो भी आपके सामने लाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति ने कई शक्तियों का उसको मतलब उनके पास शक्तियां होती है जो उसको वह रोक सकता है। लेकिन अब यह बात करें कि इन दोनों सदनों से विधेयक पास हो गया भाई साहब, विधेयक पास है, इन दोनों सदनों की तरफ से पास है, तो अब जाए कहां पर? वो राष्ट्रपति के पास। कहां पर जाता है? सीधा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर साइन कर देता है, हस्ताक्षर जैसे हम बोले, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति हस्ताक्षर यदि उस विधेयक पे कर देता है तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है। जिस विधेयक की हम 1 घंटा से चर्चा कर रहे थे वह राष्ट्रपति के पास आकर कानून का रूप ले लिया मेरे भाई, बन गया कानून, बन गया कानून, ठीक है, बन गया कानून। अब बात करते हैं आगे कानून भाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं 1 मिनट में ही भाई। देखो समझा रहा हूं, इस तरीके से समझ लेना आप, ये मैं लिख है ना, वैसे तो सभी समझदार ही है, सब समझ जाएंगे। ठीक है, बन गया कानून। अब बात क्या करें? नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यदि लोकसभा, क्या लोकसभा, लोकसभा लोकसभा विधेयक को पारित कर देती है, ठीक है, कोई विधेयक है उसको लोकसभा में रखा गया है, उसके वाचन वगैरह सब हो गए, ठीक है, वाचन वगैरह प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन सब हो गए, सदस्यों ने मान लिया, ठीक है, और उस विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया, पारित कर दिया, और कहां पर भेज दिया? राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास भेज दिया और राज्यसभा के पास भेज दिया भाई, राज्यसभा में जाकर भी वही प्रक्रिया होगी इसकी, और वहां जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। अब यहां पर बात थोड़ी सी जानने की है, यदि लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित किया और राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसमें कोई संशोधन कर दिया या कोई संशोधन किया, ठीक है, या उसे अपने पास रोक कर रखा, ठीक है, रोक कर रखा उसे, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा ने तो उसमें संशोधन की मांग की या संशोधन, भाई इसमें थोड़ा सा ये बात गलत है, थोड़ी सी इसमें नहीं जोड़कर ऐसा कर लिया जाए, ऐसा है इसको ऐसा कर लिया जाए, ठीक है, तो कुछ संशोधन किया या उसको अपने पास रोक कर रखा, कोई हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया कि इसको आगे भी बढ़ा दे राष्ट्रपति के पास है, वापस उसको लोकसभा के पास भेज दें, ऐसा उसने कुछ नहीं किया,
मान के चलो, समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया और 6 माह हो गए उस बात को, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर यह होता है, मैं बताता हूं क्या होता है। फिर यह होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है भाई साहब, वो क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति एक बैठक बुलाता है। किसकी बैठक बुलाता है? अब ये दिमाग में आ रही होगी आपके बात। वो बैठक बुलाता है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदन के सदस्यों की बैठक बुलाता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। और उस बैठक को बोलते हैं संयुक्त बैठक। क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक बोलते हैं उस बैठक को। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाता है। क्यों बुलाता है? लोकसभा ने विधेयक राज्यसभा में भेजा था पारित कर, लेकिन राज्यसभा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, उसमें संशोधन कर दिया या फिर उसमें उसको रोक कर रखा, कोई जवाब नहीं दिया कि इसको राष्ट्रपति के पास भेज दें आगे या फिर वापस लोकसभा को लौटा दें, ऐसा कोई उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। और इस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है संयुक्त बैठक दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बैठक बुलाई जाती है। अब इसमें कौन होते हैं? इस बैठक में भाग कौन लेता है? इस बैठक में भाग लेता है लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? ऑप्शन दूं मैं आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति या फिर कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके सामने, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, या फिर क्या लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब बात क्या आती है? बात यह आती है कि ये संयुक्त बैठक जो है ये है तो क्या है? मैंने बता दिया आपको कि दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बैठाया जाता है। इसमें होता क्या है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, इसका उल्लेख कहां मिलता है भाई साहब? इसका संयुक्त बैठक का संविधान में, संयुक्त बैठक का संविधान में उल्लेख कहां पर मिलता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 108। कहां पर? अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? संयुक्त बैठक का उल्लेख मिलता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इनका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। अब एक बात और आती है कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 में किसका मिलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आगे बात। अब बात आती है यहां पर क्या कि लोकसभा का अध्यक्ष जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन अनुपस्थित है किसी कारणवश, कि लोकसभा का अध्यक्ष जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन किसी कारणवश अनुपस्थित है, वह नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन में यही दे रहा हूं आपके सामने, इसको हटा रहा हूं। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई वरिष्ठ सांसद, राष्ट्रपति के द्वारा कोई वरिष्ठ सांसद, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इन चारों में से कोई नहीं है। उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष, जिस दिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, तो उसकी बैठक लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अब एक और बात
कि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो बैठक कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सॉरी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति, दिमाग खराब कि भाई सभापति है तो उपसभापति क्यों करेगा? उपसभापति इसलिए करेगा, सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वह ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, तो वह संसद की किसी भी सदन की बैठकों में भाग नहीं ले सकता। कौन? उपसभापति। इसीलिए इसकी बैठकों की अध्यक्षता उपसभापति करेगा। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का सदस्य होता है। वह तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसको तो उपराष्ट्रपति के पैसे ही नहीं मिलते कि वो उसकी मतलब उपराष्ट्रपति है तो उसकी वो क्या करे, उसको पैसे मिलते हैं, उसको वेतन भत्ता जो मिलता है वो मिलता है किसके लिए? कि वह राज्यसभा का सभापति है, इसके लिए उसको वेतन भत्ता मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर कि जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन यदि लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये दोनों अनुपस्थित हैं, ये नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करेगा। एक बात और आइए यहां से निकलकर कि भाई जिस दिन संयुक्त बैठक हो रही है उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और ये उपसभापति भी नहीं है, तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? इसके लिए यहां पर मैं बता दूं, इसकी अध्यक्षता करेगा जो राष्ट्रपति है भारत का, उस भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ सांसद, यानी उन सदनों के जो सांसद जो हैं, सदस्य जो हैं, उनमें से किसी वरिष्ठ सदस्य को, वरिष्ठ सांसद को चुनेगा और वह वरिष्ठ सांसद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे की जो बातें हैं, जैसे कि मैंने राष्ट्रपति की जो बातें बताई थी, वो भी हम आगे की क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।